सवेरा होते ही विनीता की बंधी बंधाई दिनचर्या आरंभ हो गई थी। कई बार उसे लगता था ना कभी सूरज उगना छोड़ेगा और ना कभी उसकी दिनचर्या बदलेगी। वही फ्रेश होकर पति और बेटे का पहले नाश्ता, फिर टिफिन तैयार करना, बीच में माँ जी को बैठाकर चाय पकड़ाना और खुद की ठंडी हो चुकी चाय को एक घूंट में गले से नीचे उतारकर सवेरे की चाय की खाना पूर्ति करना। इन सब में एक सेकंड भी इधर उधर होना मतलब स्कूल या ऑफिस में से किसी एक को देरी होना। विनीता ने पराठा सेकने के लिए तवा चढ़ाया ही था कि माँ जी की घंटी बज गई। माँ, विनीता टिफिन तैयार कर रही है, अभी आती है। आलोक ने मोबाइल पर नजरें गड़ाए हुए ही चिल्लाकर जवाब दिया। मोबाइल के नीचे ताज़ा अखबार भी इस उम्मीद में खुला पड़ा था कि कोई उस बेचारे पर भी नज़र मार ले, लेकिन आज भी आलोक की मोबाइल पर फिसलती निगाहों ने नाश्ता समाप्त होने पर उसके पन्ने पलटकर उसे हमेशा की तरह कृतार्थ मात्र कर दिया। जिसे सही मायनों में उसकी कद्र थी और जो उसका एक एक अक्षर पढ़ना चाहती थी, वह तो सब कामों से निवृत्त होते होते इतना थक जाती थी कि पढ़ने की ऊर्जा ही समाप्त हो जाती थी। देर रात गए कभी लेकर बैठते भी तो आलोक यह कहकर रखवा देते कि अभी कुछ देर में नया आ जाएगा, वही पढ़ लेना, सो जाओ और सोने दो। माँ जी की घंटी फिर बजी तो आलोक उठ खड़ा हुआ। विनीता ने उम्मीद से उस ओर ताका, किंतु निराशा ही हाथ लगी। आलोक टिफिन लेकर निकल चुका था। विनीता झुंझला उठी। हर काम की जिम्मेदारी उसी की क्यों समझी जाती है? आलोक भी तो अपनी माँ के पास जाकर पूछ सकते थे कि उन्हें क्या चाहिए, और सिर्फ पूछ ही क्यों, पकड़ा भी तो सकते थे। विनीता को आश्चर्य होता। माँ जी की घंटी की तीव्रता और पुनरावृत्ति उसे इतना उद्विग्न कर देती है, किंतु आलोक के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। ठंडी चाय का घूंट हलक से नीचे उतारकर विनीता माँ जी के कमरे की ओर लपकी। ओह! कांपते हाथों से चाय छलक कर बिस्तर और कपड़ों पर फैल गई थी। अपराधी सी गठरी बनी बैठी माँ जी को देखकर विनीता के दिल में ढेर सारी सहानुभूति उमड़ आई। अरे, आप बोल देती ना कि चाय गिर गई। माँ जी को संभालते विनीता अपनी ही अपेक्षा पर शर्मिंदा हो उठी। माँ आजकल बोलते हुए इतना अटकने और हांफने लगी है कि खुद उन दोनों ने ही उन्हें आवाज़ लगाने की मनाही कर रखी है, और समाधान के तौर पर पूजा वाली घंटी उनके पास रख दी है। आपने चाय भी पी या सारी गिर गई? सब गिर गई। कोई बात नहीं, मैं दूसरा बना लाती हूँ। माँ जी को कांपते हाथों से बिस्तर झाड़ते देख विनीता ने उन्हें रोक दिया और बोली, आप इसे रहने दीजिए, कमला आने वाली है, सब साफ कर देगी। पड़ोस से खटर पटर की तेज आवाज़ें आने लगी तो विनीता ने दोनों कानों पर हाथ धर लिया। उफ, ये पड़ोसी भी ना घर का नवीकरण करवाने के चक्कर में सबको परेशान कर रखे हैं, जाने कब खत्म होगा। बड़बड़ाती विनीता रसोई में जाकर चाय बनाने लगी। तब तक कमला आ गई। उसे देखकर विनीता के चेहरे पर सुकून बिखर गया। चाय गिरा दी है, संभाल जरा, मैं दूसरी चाय बनाकर ला रही हूँ, अब तू ही पिला देना, उन्हें मत पकड़ाना। खौलती चाय के साथ बीते समय की स्मृतियाँ विनीता के स्मृति पटल पर दस्तक देने लगी। जब विनीता इस घर में दुल्हन बनकर आई थी तब माँ जी यानी सासू माँ कितनी फिट थी। विनीता के सुनने में आया था कि शादी की सारी तैयारियां उन्होंने अकेले ही कर ली थी। पूरे घर की व्यवस्था उन्होंने इतनी चुस्ती फुर्ती से संभाल रखी थी कि विनीता देखकर दंग रह जाती थी। कामकाजी बहू से उन्हें कोई परेशानी नहीं थी। बेटे आलोक की तरह वे उसके लिए भी नाश्ता टिफिन सब तैयार कर देती थी। विनीता को संकोच होता तो वे उसे समझाने लगती।
मुझे सास नहीं, अपनी माँ समझा कर। मुझे अच्छा लगेगा यदि तू अधिकार भाव से मुझसे कुछ मांगेगी या कहेगी। आलोक तो घर के प्रति पहले ही लापरवाह था। अब विनीता ने उसके कपड़े, मोजे आदि निकालने की जिम्मेदारी भी संभाल कर उसे और भी लापरवाह बना दिया। मांझी शिकायत भी करती और बेटे बहू का प्यार देखकर खुश भी होती। उनकी खुशी तब दोगुना हो गई जब विनीता के पांव भारी हुए। विनीता तो आखिरी महीने तक ऑफिस जाना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर ने जटिल केस बताते हुए बेड रेस्ट की सलाह दी तो घर वालों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई थी। बेटी, नौकरी जरूरी नहीं है, अपने स्वास्थ्य की फिक्र कर, मैं संभाल लूंगी सब, मां जी ने हौसला दिया था। आरंभ में मेडिकल, फिर बिना वेतन और अंततः विनीता को बेमन से नौकरी छोड़ने का निर्णय लेना पड़ा था। प्राइवेट नौकरी तो घर की खेती होती है, जब तू करने लायक हो दूसरी कर लेना, क्यों चिंता करती है। इस अवस्था में तेरा खुश और चिंता मुक्त रहना ज़्यादा जरूरी है। माँ जी की दिलासा और हौसला अफजाई से विनीता को तब बहुत सहारा मिलता था। यह शायद मां जी की अधिक देखरेख का ही परिणाम था कि इतने जटिल केस के बावजूद विनीता सामान्य प्रसव से पार्थ को जन्म दे पाई थी। अभी सब भरपूर खुशियां भी ना मना पाए थे कि डॉक्टर ने अगली चेतावनी दे दी। डॉक्टर के अनुसार बच्चा बहुत कमजोर था और उसे भरपूर देखरेख की आवश्यकता थी। मां जी ने एक बार फिर कमर कस ली थी। उनकी हिम्मत देख विनीता और आलोक को भी जोश आ गया था। पार्थ के 2 साल का होते होते डॉक्टर ने उसे भी हरी झंडी दिखा दी थी। विनीता ने फिर से नौकरी शुरू करने का मन बनाना आरंभ ही किया था कि स्वस्थ हंसमुख मां जी को अचानक ब्रेन स्ट्रोक हो गया, जिससे पूरा परिवार हिल गया था। यदि नींव ही डगमगा जाए तो इमारत का आछून खड़े रहना कैसे संभव है। समय रहते मां जी को चिकित्सा उपलब्ध हो जाने से जान तो बच गई, पर शरीर की सारी ऊर्जा निचुड़ सी गई थी। बिना किसी सहारे के उठना बैठना भी उनके लिए दुभर हो गया था। हाथ पांव कमजोरी के कारण कांपते रहते थे। मुंह से कोई शब्द निकालने में इतना प्रयास करना पड़ता कि शरीर पस्त हो जाता। इसके बाद भी निकले टूटे फूटे शब्दों को जोड़कर समझने में सामने वाले को भारी मुशक्कत करनी पड़ती थी। हर वक्त मां जी के पास बने रहना संभव नहीं था। निदान स्वरूप पूजा की घंटी उनके पास रख दी गई। पार्थ का नर्सरी में एडमिशन हो जाने से विनीता का कार्यभार कुछ हल्का हुआ था, पर मां जी के बिस्तर से लग जाने से उसे कुछ भी सूझना बंद हो गया था। सवेरे उन्हें तैयार करने और एक बार की खिला पिला देने के लिए कमला नामक नर्स की व्यवस्था हुई तो विनीता को थोड़ी सांस आई, पर फिर भी दिन भर उन्हें संभालते हुआ बहुत थक जाती थी। कभी मां जी के हाथ से खाते हुए चम्मच छिटक जाता, कभी पानी का गिलास खाली, कभी बाथरूम जाने की हरारत, कभी ठंड तो कभी पसीना। विनीता को लगता घंटी आ जाने से मां जी की अपेक्षाएं बढ़ गई है। घंटी उनके लिए भले ही राहत लेकर आई हो, लेकिन विनीता के लिए तो सिर दर्द बन गई थी। सोते जागते उसके कानों में घंटी की आवाज़ ही गूंजती रहती। जरा सा अनसुना करने पर घंटी की आवाज़ तीव्र हो जाती और विनीता के पहुंचने तक बजती ही रहती। झुंझलाहट से भरी विनीता सोचने पर मजबूर हो जाती कि इतना मरियल शरीर जो कि करवट भी स्वयं नहीं ले पाता, एकाएक इतनी जोर से घंटी बजाने की ताकत कहाँ से जुटा लेता है। हालांकि यह झुंझलाहट कुछ पलों की ही होती थी। मां जी के पास पहुंचकर उनकी ज़रूरत जानकर यह सहानुभूति में तब्दील हो जाती थी। एक बार तो मां जी को फिर से हल्का स्ट्रोक आया हुआ था। डॉक्टर ने ऐसी आपातकालीन स्थिति के लिए एक टैबलेट दे रखी थी जो तुरंत उनके मुंह पर रख देनी होती थी।
माँ जी को अब ऐसे किसी खतरे को पूर्वाभास हो जाता था और वे तुरंत घंटी बजाकर विनीता को बुला लेती थी। इतनी सेवा के बाद भी माँ जी की स्थिति में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हो रहा था, बल्कि स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता ही जा रहा था। इसके साथ ही तबीयत पूछने आने वाले रिश्तेदारों की घर में आवाजाही बढ़ती जा रही थी। दूर दराज से माँ जी के भाई बहन भतीजे भांजियाँ आते तो स्वाभाविक रूप से घर पर ही रुकते। विनीता का कार्यभार दुगना तिगुना चौगुना तक हो जाता, पर स्थिति की नजाकत समझते हुए वह सब कार्यभार संभाले हुए थी। आज तड़के ही भोपाल वाले मामा जी मामी जी को नाश्ता करवाकर साथ खाना बांधकर रवाना करने के बाद विनीता को थकान के मारे चक्कर सा आने लगा था। आज सर्दी भी कड़ाके की थी। आलोक और पार्थ का टिफिन तैयार कर वह फिर से रजाई में दुबक गई। अत्यंत गहरी नींद में उसे माँ जी की घंटी बजने का आभास हुआ तो वह रजाई में और अंदर सरक गई। अजीब है, वह भी सपने में भी उसके कानों में घंटी ही बजती रहती है। लगभग 2 घंटे की गहरी नींद लेकर विनीता उठी तो काफ़ी फ्रेश एहसास कर रही थी। खिड़की से छन छन कर आती धूप बेहद भली लग रही थी। एक भरपूर अंगड़ाई लेकर विनीता ने बिस्तर छोड़ा। आलोक और पार्थ जा चुके थे। पूरा घर बिखरा पड़ा था, लेकिन नींद पूरी हो चुकने के कारण आज विनीता को झुंझलाहट नहीं हुई। मैले कपड़े मशीन को सुपुर्द करने जाते वक्त उसने माँ जी के कमरे में झांका। उड़की हुई रजाई में कोई हलचल ना देख उसने राहत की सांस ली। आज तो माँ जी भी भाई भाभी को रवाना कर चादर तान कर सोई हुई लगती है। चलो सोने दो, चाय बनाकर ही उठाऊंगी, तब तक सारा काम समेट लेती हूँ। रसोई समेटी तब तक कपड़े धुल गए थे। उन्हें फैलाकर विनीता नहाने घुस गई थी। कमाल है, माँ जी अभी तक सो रही है। हमेशा तो अब तक घंटी बजा ही देती है। चाय चढ़ाती विनीता ने सोचा, अब तो कमला भी आने वाली है, चलो उसकी भी चाय बना देती हूँ। विनीता ने चाय में पानी डाला ही था कि कमला आ गई। तुम्हें ही याद कर रही थी। फटाफट माँ जी को तैयार कर, तब तक चाय तैयार हो जाएगी। दरवाज़ा बंद कर विनीता प्लेट में रस्क निकाल रही थी कि कमला की हड़बड़ाहट भरी पुकार ने उसे चौंका दिया। कमला ने नींद में ही माँ जी के गुजर जाने की सूचना दी तो विनीता स्तब्ध खड़ी रह गई। पर अभी तड़के मामा जी मामी जी रवाना हुए, तब तो उन्होंने उनसे बात भी की थी, फिर वापस सो गई थी। भूत बनी विनीता को कब कमला ने बैठाया, आलोक को फोन पर बुलाया, विनीता को कुछ भी याद नहीं था। सारे रिश्तेदार एकत्रित हुए, दाह संस्कार हुआ। विनीता कठपुतली की तरह रिश्तेदारों के निर्देशानुसार सब करती रही। रिश्तेदार उसे ढाढ़स बंधाते। तुमने तो बहुत सेवा की उनकी, तुम्हारी वजह से ही इतने दिन और जी ली, वरना तो शरीर में शेष ही क्या रह गया था। प्रत्युत्तर में विनीता खोई खोई सी उन्हें ताकती रहती। वह किससे कहे कि अपराध बोध का एक कांटा उसके सीने में गहरे तक धंस गया है, जो उसे ना चैन से सोने देता है, ना उठने देता है, ना बैठने। क्या उस दिन गहरी नींद में उसने सचमुच माँ जी की घंटी की आवाज़ सुनी थी, या वह एक सपना मात्र था? यदि माँ जी ने सचमुच घंटी बजाई होती और उसने अनसुना किया होता, तो माँ जी और जोर जोर से तब तक घंटी बजाती रहती जब तक कि वह रजाई छोड़कर उठ न जाती। विनीता की अंतर आत्मा ने तर्क किया, हाँ तो उन्होंने बजाई थी, जब जोर जोर से बजाई थी। तुम ही घोड़े बेचकर सोती रही, उन्हें स्ट्रोक आया और सब खत्म। अंदर से दूसरी आवाज ने प्रतिकार किया, नहीं विनीता, अकेले में ही जोर से चिल्ला उठी। आस पास देखा, कोई भी तो नहीं था। आज सवेरे ही तो अंतिम रिश्तेदार कानपुर वाली मौसी जी रवाना हुई थी। पार्थ को स्कूल छोड़कर आज से आलोक ने भी ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। वह
घर में अकेली है, नितांत अकेली। जिंदगी में पहली बार माँ जी भी नहीं है। विनीता की सहमी सी निगाहें माँ जी के कमरे की ओर उठ गई। यह क्या? उसके कानों में अचानक माँ जी की घंटी की आवाज कैसे गूंजने लगी? उफ, मैं पागल हो जाऊंगी। विनीता ने दोनों कानों पर हाथ धर दिए, पर घंटी की आवाज आती रही। वह फिर सपना देख रही है, वह भी जागती आंखों से। विनीता ने खुद को चिकोटी काटी। नहीं, यह सपना नहीं है। तो फिर क्या माँ जी की भटकती आत्मा घंटी बजा रही है? भय से विनीता के रोंगटे खड़े हो गए। इतनी ठंड में भी वह पसीना से नहा उठी। अरे, यह आवाज तो दीवार के उस ओर से आ रही लगती है। आवाज की दिशा में विनीता के कदम अपने फ्लैट से निकलकर पड़ोस की फ्लैट की ओर बढ़ गए थे। वह जो भूल ही गई थी कि आलोक ने 2 दिन पूर्व उसे बताया था कि पड़ोस वाले फ्लैट में रिनोवेशन यानी घर का नवीकरण पूरा करवाकर नए पड़ोसी आ गए हैं। विनीता जाकर उनसे मिल आए कि उन्हें कुछ चाहिए तो नहीं। विनीता उनके घर गई तो दरवाजा विनीता की ही हम उम्र संध्या ने खोला। विनीता के परिचय देने पर वह उसे ससम्मान अंदर ले गई। संवेदना व्यक्त करने लगा, आना तो हमें था, पर घर व्यवस्थित करने में इतना उलझे रहे कि विनीता का ध्यान अंदर से आती घंटी की आवाज पर गई, जिसे देख संध्या बोल उठी, ये मेरी सास है, पूजा कर रही है। तब तक माँ जी की उम्र कद काठी की महिला धूप लेकर बाहर आ गई। विनीता ने धूप लेकर उनके चरण स्पर्श किए तो संध्या ने विनीता का परिचय दिया। ओह, कब से संध्या को आपके यहाँ चलने का बोल रही है, पर यह बेचारी भी क्या करे। पूरा घर फैला हुआ है। बहुत दुख हुआ आपकी माँ जी को सुनकर। सुना है बहुत प्यार था आप दोनों में। मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, दुखी मत होइए। बड़े बुजुर्ग चाहे साथ रहे, दूर रहे या बहुत दूर चले जाए, उनका आशीर्वाद उन अपने बच्चों पर हमेशा बना रहता है, वह भी बिना किसी गिले शिकवे के। विनीता आपलक उन्हें देखे जा रही थी। लग रहा था माँ जी ही उसे अपराध बोध से उबारने के लिए सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखें डबडबा आई। संध्या की सास शायद विनीता की मनःस्थिति भाप गई थी। उन्होंने अपना वृद्ध हस्त विनीता के सिर पर रखते हुए उसे अपने पास खींच लिया। तुम मुझ में उनका प्रतिरूप देख सकती हो बेटी। विनीता अब स्वयं को रोक ना सकी और उनके गले लगकर वह फूट फूट कर रो पड़ी। बहते आंसुओं के साथ मन में घर कर गया अपराध बोध भी बहता चला गया। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।